अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोदला टॉक्स। आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर जुनैद बोदला। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, वालेकुम अस्सलाम समी भाई। कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी लंबी ब्रेक के बाद फाइनली वी आर अगेन हियर इन द स्टूडियो। बड़े प्यारे लग रहे हैं आज आप, खैर है? जज़ाकल्लाह। बस कोशिश की है कि कुछ आपके मुकाबले में तैयार होके आ सकूं। अस्तगफिरुल्लाह, कोशिश वैसे कामयाब रही है जज़ाकल्लाह। आपकी। एनीवेज, आपको हम बोदला टॉक्स में बोदला ग्रुप के स्टूडियो से रियल एस्टेट के बारे में बहुत सारी अपडेट्स देते हैं। एक नया जो है ना वो आइडिया या एक नई तर्ज, एक डिफरेंट सोच, हर वक्त हमारी कोशिश यही होती है कि आपको कोई ऐसी चीज़ बताई जाए जो कि मार्केट से हट के हो बट रियल एस्टेट के डायनामिक्स को प्रॉपरली बयान करती हो। इससे रिलेटेड जुनैद भाई, नॉर्मली व्हाट पीपल डू इज़ लोग ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कैलकुलेट करते हैं इन रियल एस्टेट। आपकी नज़र में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? समय ऐसा है कि आरओआई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, हम लोग सबसे पहले ये प्लान करते हैं कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ इसका पेबैक पीरियड कितना होगा और ये कितने अरसे में मुझे कितना रिटर्न पे करेगी। बिंग डेवलपर, अल्हम्दुलिल्लाह DHA मुल्तान में इस वक्त हमारे 4 से 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंस्ट्रक्शन है। और DHA मुल्तान के वन ऑफ द टॉप लीडिंग रियल्टर्स में से हम लोग एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बात करूं या अपने ग्रुप की बात करूं, हम लोग ROI से ज़्यादा COI पे डिपेंडेंट होते हैं। COI बेसिकली है कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, या इन Okay. अदर वर्ड्स में अगर आपसे बात करूं तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मेरे कुछ ना करने की कॉस्ट क्या होगी। मैंने एक एक्शन, कोई भी अपना डिसीजन एक पर्टिकुलर टाइम पे लेना था, वो उस वक्त मैंने ना लिया तो मुझे उसकी क्या कॉस्ट थी। तो मेरी नज़र में मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है, और किसी भी इन्वेस्टर के लिए, बजाय इसके कि हम लोग ये सोचें कि मैंने जो इन्वेस्ट किया मुझे उस पर क्या रिटर्न आना था, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो डिसीजन जो मैंने लेना था कुछ भी परचेज़ करने का, अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, कि मैं कहता हूँ कि मैंने 2020 में एक चीज़ लेनी थी तो मैंने उस वक्त ले ली थी, तो वो आज मेरी कहाँ खड़ी है। उस वक्त जो लेनी थी, या आज मैं 24 पे डिसाइड करता हूँ कि आज मैं कुछ चीज़ लेने लगा हूँ, तो 4 साल बाद ये कहाँ खड़ी होगी। तो मेरा जो आज का ये डिसीजन है कि मैं आज ये फैसला कर लूँ कि मैं ले रहा हूँ, आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि 4 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब ROI जो है वो डिपेंडेंट है डिफरेंट फैक्टर्स पे, ऐसे ही बट अगर हम ये कहें कि COI, कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, इज इनएविटेबल, तो ये गलत नहीं कोई होगा। डाउट नहीं है, हकीकत भी बेसिकली है। जब आप ROI देखते हैं तो आप मल्टीपल फैक्टर्स को अपने जहन में रखते हैं कि इकोनॉमी किधर जा रही है, मुल्क के पॉलिटिकल हालात क्या हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट हो जाती हैं। COI के केस में आपको अपना पर्सनल डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वो बिहेवियर देखते हैं मार्केट का, कि मैं आज अगर ये डिसीजन लेने लगा हूँ तो मुझे ये चीज़ कितने की कॉस्ट पड़ रही है। मैं अगर ये आज ले लूँगा, अब से 6 महीने बाद, अब से 1 साल के बाद, अब से 2 साल बाद, अगर मैंने ये आज ना ली तो ये मुझे कितने की कॉस्ट करेगी। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नज़र में, बजाय इसके कि हम लोग ये डिसाइड करें कि मेरा ROI क्या होगा। इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि क्लाइंट को ये देखना चाहिए कि मेरा COI क्या है, कि ताकि वो आज अपने डिसीजन को बेहतर फैसला कर सके। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये क्यों लग रहा है कि इट्स अ गेम चेंजर सॉर्ट ऑफ। नॉर्मली ऐसे हम ही कहते हैं कि डिसीजन जी में आप कह मैं सकते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि यार मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसके ऊपर मेरा प्रॉफिट कितना आएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर एक इन्वेस्टमेंट टाइमली नहीं कर रहा तो मुझे लॉस कितना होगा। चलिए मैं आपको इसकी मिसाल एक और रेफरेंस पे देते हैं। हम लोग अक्सर बात करते हैं मार्केट में दो कोई भी कंपटीटर्स काम कर रहे होते हैं तो एक प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रहे होते हैं। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि दोनों बंदे 10 रुपये की चीज़ मार्केट में बेच रहे हैं और एक मार्केट में नया बंदा एंटर होता है और वही चीज़ 9 रुपये की मार्केट में ले आता है, तो वो किस सूरत में पॉसिबल है? सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है कि अगर वो अपनी चीज़ बनाने की कॉस्ट कम लगाता है। वो 7 रुपये की चीज़ कॉस्ट लगा रहा है और दूसरे अगर 8 रुपये की लगा रहे हैं, तो 2 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन वो कमा रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन वो कमा रहा है। सो बेसिकली मेरी नज़र में प्रॉफिट इट्सेल्फ इतनी बड़ी गेम नहीं है जितनी बड़ी कॉस्ट कटिंग गेम है। आप अच्छी कॉस्ट पे, अच्छी बाइंग प्राइस पे, अच्छे टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप अच्छा मार्जिन कमा लेते हैं, बजाय इसके कि आप लोग ये जहन में रखें कि यार मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ भी है या मेरी बाइंग कॉस्ट कुछ भी है, मैंने इतना मार्जिन कमाना है। इट्स मोर बेटर कि आप सही टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करें, आपका ROI खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। हम लोग फंसते किस वक्त हैं? इन्वेस्टर हमेशा अपने डिसीजंस करने में लेट हो जाता है। हम सोचते रहते हैं कि यार मैं परचेज़ करनी है, मैंने परचेज़ करनी है, अच्छी मार्केट में रेट आएगा मैं ले लूँगा। प्रैक्टिकली जिस वक्त मार्केट में रेट अच्छा आता है तो इन्वेस्टर की सोच बदल जाती है कि यार रेट गिर गए हैं। आज रियल एस्टेट को अगर मैं हम लोग अगर बात करूँ मैं उस पर, तो सारे इन्वेस्टर्स का यही ख्याल है कि यार मार्केट बहुत गिरी हुई है, मार्केट बहुत गिरी हुई है। चलें एक सेकंड के लिए कि हम मान लेते हैं कि मार्केट गिरी, जो कि हकीकत भी है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं।
तो क्या हमें ये नहीं लगता कि अगर आज गिरी हुई मार्केट है तो इट्स अ राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टर कि वो आज परचेज करे ताकि आने वाले वक्त में अपना आरओआई बेहतर कर सके। मतलब अगर आज वो डिसीजन नहीं लेगा और मार्केट में रेट बेहतर हो जाएंगे और फिर वो एक इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर वो क्या अपना आरओआई खुद ब खुद कम नहीं कर बैठेगा। सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि वो आज का जो डिसीजन है आज की इस मार्केट में इस सिचुएशन में अपनी चीज़ को परचेज करे ताकि अपना कल सुधार सके। इट्स नॉर्मली सेड कि यू डोंट गेट सेकंड चांसेस, ऐसी बट आपके इस आर्गुमेंट से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब ये आती है, और मैं चाहूँगा आप इसको एलैबोरेट करें कि एक नॉर्मल वाइब है मार्केट में कि डीएचए मुल्तान पर्टिकुलरली, बिकॉज हम डीएचए मुल्तान के एडवोकेट्स भी हैं, हम डीएचए मुल्तान में काम करते हैं, हम जहाँ हैं, बोदला ग्रुप जहाँ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डीएचए मुल्तान, राइट? तो नॉर्मल एक सेंटिमेंट है मार्केट में कि डीएचए मुल्तान की प्राइसेस आर डाउन एंड इन्वेस्टर जो है यहाँ से कोई अच्छा रिटर्न नहीं ले सका। इस पे थोड़ा सा हमें समझाएं, जो टाइमिंग वाली बात आपने की है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ और इट वाज एट दैट टाइम एज वेल, अगेन टाइमली डिसीजन के हवाले से। देखिए डीएचए मुल्तान का जब नाम आता है ना तो मुझे ऐसा फीलर होता है कि ना मेरी मोहब्बत के बारे में बात की जा रही है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं ये बता सकूं लोगों को कि आई एम वर्किंग विद डीएचए मुल्तान सिंस 2014 और अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए मुल्तान के साथ साथ बोदला ग्रुप ने ग्रो किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। होता क्या है डीएचए मुल्तान के केस के अंदर, अगर आप कहते हैं कि प्राइसेस नीचे हैं या ऊपर हैं, ओवरऑल रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं, ये हकीकत है कि कभी भी आपको दूसरा चांस नहीं मिलता, ज़िंदगी आपको दूसरा मौका नहीं देती, इससे बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन फैक्टर्स ने ओवरऑल ये जो इस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल हालात, ये सारी चीज़ों ने दोबारा से मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को एक ऐसा मौका दिया है कि आप आज एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपका कल सुधार सकती है, जो आपके बच्चों का कल बेहतर कर सकती है। बिल्कुल। किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने के लिए जिन बेसिक पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है उसमें मेरी नज़र में सबसे पहला जो मेजर फैक्टर है वो डेवलपमेंट है। डीएचए मुल्तान के केस में मैं आपसे पूछता हूँ, यू आर लिविंग इन डीएचए विलाज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं प्लान कर रहा हूँ डीएचए मुल्तान में शिफ्ट होने का। मैं अभी तक रोमेंसा में हम लोग प्लान कर रहे हैं अपना घर बनाने का और इंशाल्लाह जल्दी हम कंस्ट्रक्शन शुरू भी करवा दूँगा। इस वक्त डीएचए मुल्तान से बेहतर डेवलपमेंट मेरे ख्याल से मुल्तान के अंदर या इवन साउथ पंजाब के अंदर या हमारे बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वहाँ के जो डीएचएस हैं उनसे किसी सूरत में कम नहीं है। Exactly, और मुल्तान या साउथ पंजाब की बात करूँ तो मेरे ख्याल से इस जैसी डेवलपमेंट आपको वैसे कहीं नज़र नहीं आती। बिल्कुल सही। डेवलपमेंट में 300 फुट का एसएफटी का 300 एसएफटी का मैं रोड की बात करूँ, पार्क्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, आने वाली अल्लाह खैर के यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, कमर्शियल्स की बात करूँ, माशाल्लाह इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसको डीएचए। इसके अलावा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सैनिटेशन, कोई डाउट नहीं है, ऑल दीज थिंग्स, हॉर्टिकल्चर इज ब्यूटीफुल एक्चुअली। सेक्टर की डेवलपमेंट को देखें आप तो जैसे भी आपने कहा कि जितनी वायरिंग है वो सारी अंडरग्राउंड है, आपका सीवरेज का निज़ाम जो है, आपका ओवरऑल जो पानी का निज़ाम है, ब्यूटिफिकेशन में तो डीएचए मुल्तान ने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका हुआ है इस वक्त तक। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त डीएचए मुल्तान के अलावा किसी भी मुल्तान की सोसाइटी में इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, वंस आप किसी भी डीएचए मुल्तान के एंट्रेंस से एंटर करें, आप डीएचए मुल्तान के सेंटर में पहुंचते हैं, आपको चारों तरफ हरियाली नज़र आती है माशाल्लाह। और इसमें सबसे बड़ी चीज़, एक वक्त मुझे याद है अब से कोई 2-3 साल पहले हम लोगों ने भी वीडियोज़ बनाई, लोगों के अंदर एक रुझान पैदा हो रहा था जी कि आमों के दरख्त काट दिए हैं, बागात थे ख़त्म कर दिए हैं। मैं यकीन से चाहता हूँ कि लोग बजाय सुनी सुनाई बातों के यकीन करने के लिए यहाँ आएँ। देखें डीएचए मुल्तान ने आज भी वो दरख्त प्रिजर्व किए हैं, वो बागात मेजर। देखें डेवलपमेंट जिस वक्त होती है किसी भी सोसाइटी के तो बहुत सारी डेवलपमेंट के अंदर आपको सेक्रीफाइसेस करने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, बट वन हैज टू कंपनसेट फॉर दैट। मैं वही बताना चाह रहा था कि डीएचए मुल्तान ने बहुत सारे बागात को बचाया। रोमेंजा के अंदर इस वक्त भी सर निक पोल्डो ने जितना डिज़ाइन किया, उनकी पहली कोशिश थी कि जितने ज़्यादा दरख्तों को मैं एज इट इज़ बचा सकूँ, प्रिजर्व कर सकूँ, मैं वैसे ही बचाऊँ। उन्होंने उस सारे को डेवलप ही इस तरह किया। इसी तरह बाकी इलाकों के अंदर भी आज जितने भी सेक्टर्स मौजूद हैं वो दरख्त डीएचए ने कोशिश की कि प्रिजर्व कर सके। इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर बताता हूँ। देखें इकोनॉमी बदलती है, यहाँ लोग आए, यहाँ जिम्मेदार रहते थे, ये जिम्मेदारों का इलाका है। हमारा मुल्तान जो है पंजाब का वो इलाका है जहाँ आमों की सबसे ज़्यादा फसल उगती है। यहाँ बहुत सारे जिम्मेदार थे, वो जिम्मेदार यहाँ जब अपनी ज़मीन बेची, उन्होंने मुल्तान शहर के इर्द गिर्द 1 एकड़ यहाँ बेचा है तो साइड पे 5 एकड़ लिए हैं। बिल्कुल 5 साल पहले जिस बंदे ने यहाँ 1 एकड़ बेचा था, उसने अपने 5 साल बाद उस ज़मीन को आबाद करके आज वहाँ बाग बना चुका हुआ है। तो अगर यहाँ एक सेकंड के लिए मैं कह भी लूँ कि यहाँ बहुत सारे आमों की फसल या आप कह लें कि डीएचए मुल्तान के अंदर दरख्त ज़ाया हो गए किसी वजह से, जो लोग समझते हैं, हम इसको बात को ओन कर लेते हैं कि ठीक है इतने बड़े
50,000 60,000 प्लॉटों के एक छोटे शहर को आबाद करने के लिए अगर कुछ दरख्तों का नुकसान हुआ है तो बदले में यकीन करें 5 गुना से ज़्यादा दरख्त साइडों पे लगे हैं, वो भी तो आमों की फसल है, वहाँ से भी तो यही फसल उगनी है। तो डेवलपमेंट डीएचए मुल्तान की बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंट्री पॉइंट्स की मैं बात करूं, बोस्टन रोड के एंट्री पॉइंट देखें, मतीतल का एंट्री पॉइंट देखें, पाकिस्तान स्क्वायर वाली साइड पे लाहौर रोड से एंट्री पॉइंट अभी जो रिसेंटली डीएचए ने आपको बताया एमपीएस गेट से डीएचए ने दिया। तो कोई ऐसी सोसाइटी मुल्तान में नहीं है जिसके पास इतने ज़्यादा एंट्री रूट्स हों, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो और मिडिल क्लास फैमिली के बंदे से लेके हायर एंड तक हर बंदा कवर हो सकता है। 5 मरले का छोटा प्लॉट भी है तो 2 कनाल का बड़ा प्लॉट भी है। डीएचए अभी आगे प्लान्स कर रहा है फार्म हाउसेस के लिए, ये वो प्रोडक्ट आने वाला है जो गेम चेंजर होगा। अभी डीएचए मुल्तान ने रिसेंटली आप जानते हैं कि नए विलास फिर लॉन्च कर दिए। सो ये जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं किन के लिए हैं? ये एंड कंज्यूमर के लिए हैं। एंड कंज्यूमर आज मैं फिर बात से हुआ है कि करूँगा, आज फिर मौका है लोगों के पास, आज फिर मार्केट डाउन है। आप आज फैसला कर लें, आपका कल सुधर जाएगा। आप आज फैसला नहीं करेंगे कल पछताएंगे। और वंस अगर आपने पछताना ही है, फैसला हम लोगों के हाथ में। फैसला आपका है, फैसला आपका है, वो तो मैं हर दफा कहता हूँ, कोई डाउट नहीं। डीएचए मुल्तान आपकी मोहब्बत है, राइट? मोहब्बत में बंदा बायस्ड हो जाता है। क्या ये एक बायस्ड आंसर था? कैन यू प्रूव दिस विद नंबर्स? लाइक इफ अगर मैं कंपैरिजन पूछूं कि 2014 में एक कनाल की फाइल का क्या रेट था, आज वो कहाँ स्टैंड करती है? जब मार्केट हाई थी ऑब्वियसली रेट बढ़ गए, अब मार्केट थोड़ी सी डाउन है, स्लांट पीरियड में है, तो कैन यू गिव कंपैरिजन विद द नंबर्स? बहुत अच्छा सवाल है समी भाई। 14 से लेके 19 तक जब तक हमारा बैलेट नहीं हुआ था, हमारी यहाँ फाइलें चली हैं। 4-5 साल हम लोगों ने फाइलों का काम किया और मैं इसी क्रेडिट लेता हूँ कि हम वन ऑफ दोज पर्सन जिसने प्रैक्टिकली गले में ढोल बांध के लोगों को बताया। आज जितना बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में या वन ऑफ द प्रोजेक्ट बिजनेस हब जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, जो हमारा अपना प्रोजेक्ट है, उसी के स्टूडियो में बैठा मैं बात कर रहा हूँ। ये भी कुछ भी नहीं था यहाँ, केलें खेत थे या बंजर ज़मीन थी, 2 ही चीज़ें थी यहाँ पे। इन 10 सालों के अंदर डीएचए ने बहुत ग्रो किया। तो पहले 5 सालों में 14 में जब फाइल शुरू हुई थी तो 22 लाख 23 लाख रुपए की फाइल थी। केनाल की फाइल आपको इतने की मिलती थी। तब ये छोटा प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता था, जो 5 मरला 8 मरला 10 मरला एक फाइल केनाल की आपको 22-23 लाख रुपए की मिल जाती थी। ओवर द पीरियड 2018 या आई थिंक 19 में जब बैलेट हुआ डीएचए का, तो यही फाइल्स कन्वर्ट हो गई प्लॉट्स में। 26 सेक्टर्स हैं, 27 सेक्टर्स हैं हमारे। उस दौरानिया में डीएचए ने 2018 में अपने छोटे प्रोडक्ट को भी 5, 8, 10 मरला इंस्टॉलमेंट्स पे निकाला। उसकी भी एक सर्टन प्राइस रखी, 2 मिलियन आई थिंक 5 मरला का था, 3 मिलियन 8 मरला का रखा। केनाल का आई थिंक 6.8 मिलियन की फाइल की कॉस्ट रखी। तब भी कैश की फाइल हमारी बढ़ते बढ़ते 4.5 मिलियन पे आ गई। और एक वक्त ऐसा था कि मार्केट में उतार चढ़ाव से 6 मिलियन का फाइल का रेट भी टच हुआ। मैं बैलेट से पहले की बात कर रहा हूँ। हमारा बैलेट हो गया, फाइल्स मुख्तलिफ सेक्टर्स में निकल आई। हमारे उस वक्त 3 सेक्टर्स MQR डेवलप थे, बाकी सारा एरिया हमारा नॉन डेवलप था। तो हमारे डेवलप प्लॉट का रेट या डेवलप सेक्टर के प्लॉट का रेट डिफरेंट था। मतलब वो रेट आप कह लें कि एक वक्त में आके 6 मिलियन 6.5 मिलियन पे हो गया। और W1 W2 जो अभी भी हमारे नॉन डेवलप एरियाज हैं, वो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि डाउनफॉल का शिकार हुए और वो 30 से 32 लाख रुपए में आ गए। इन्वेस्टर के लिए दोनों चीज़ें अच्छी थी, चाहे आप W1 W2 के सेक्टर्स की बात करूँ या MQR जो उस वक्त के थे। 2021 में समी भैया मैं आपको बहुत एम्फेसाइज करना चाहूँगा इस पॉइंट पर, अपने क्लाइंट्स को समझाना भी चाहूँगा कि 2021 का वो वक्त है कि कोरोना के बाद हमारी मार्केट दोबारा रिवाइव की है। रियल एस्टेट खुला, सारे बिजनेसेस बंद थे, हर चीज़ बंद हुई थी और मार्केट के अंदर रियल एस्टेट ने बूम पकड़ा। लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो हमारी फाइल्स जो प्लॉट्स, मैं सेक्टर HMQR की एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ एवरेज प्लॉट का रेट एक नॉर्मल प्लॉट किसी भी आम लोकेशन पे वो आपको आराम से 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन 6 मिलियन का प्लॉट मिल जाता था। अदर देन DC में बात कर रहा हूँ, जो कि 2.1 मिलियन के और ट्रांसफर फीसिस के अलावा। कैन यू इमेजिन कि जस्ट इन 6 मंथ्स हमारे वो प्लॉट्स 100% अपने प्राइसेस में रेज आ गया। मतलब वो 4.5 मिलियन का प्लॉट मिनिमम 9 मिलियन 10 मिलियन का हो गया और लोकेशन प्लॉट्स इससे भी ऊपर चले गए। ये कहानी कुछ 6-8 महीने की थी, चली। लोगों ने बहुत प्लॉट्स लिए, बाइंग की, सेलिंग की। और फिर 22 में 21 का एंड आता है, 22 का स्टार्ट आता है, थोड़ा ट्रबल आता है हमारे यहाँ पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, आपको पता है हम उस पर बात नहीं करते। लेकिन हमारी मार्केट में एक थोड़ा सा रिवर्सल शुरू हुआ, कोई डाउट नहीं है। और वो सिर्फ डीएचए मुल्तान में नहीं था। ये जो लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि जी डीएचए मुल्तान गिर गया, नहीं, ओवरऑल रियल एस्टेट डिस्टर्ब हुई। आपके बैंकिंग रेट्स बढ़ गए, हमारे पॉलिटिकल हालात, हमारे इकोनॉमिकल हालात, हमारी इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने चीज़ों को बिगाड़ दिया। उस वजह से क्या हुआ, आपकी प्राइसेस हमारी मार्केट पे गिरना शुरू हो गई। तो ये जो कंपैरिजन है ना भाई, जैसे भी आपने कहा कि आज का कंपैरिजन 14 से करूँ तो शायद
वो भी कोई बेसिक अच्छा कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन मैं ज़रूर कंपेयर करवाना चाहूँगा लोगों को 21 से आज का कंपैरिजन, और वो भी कोई असल कंपैरिजन नहीं है। बताना ये चाहता हूँ, लोगों ने अपनी पीक प्राइसेस पे प्लॉट्स परचेज किए, आज वो कहते हैं जी मार्केट नीचे है। ठीक है, 40-45% का आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट डली है। मतलब वो जो प्लॉट करोड़ का टच कर गया था, आज वो आपको फिर 60-65 का मिलता है। लेकिन यकीन जाने, मैं वापस आना चाहूँगा 2019 में, जब एक्चुअली में कन्वर्जन हुई थी, फाइल से प्लॉट कन्वर्ट हुआ था। आज भी आप उस प्राइस से ऊपर बैठे हुए हैं। वो जो लोगों ने उस वक्त, कॉस्ट ऑफ इनएक्शन की जब हम बात कर रहे थे, जो लोगों ने उस वक्त अपना प्लॉट परचेज किया था, आज वो कहाँ खड़े हैं? वो आज भी प्रॉफिट में, आज भी प्रॉफिट में। दिस द पॉइंट इज, तो 21 के अंदर की जो बाइंग है उसको अपना बेस टाइम ना समझें। ठीक है, सर्टेन इन्वेस्टर्स एंटर उस वक्त हुए हैं, तो हम फिर बात करते हैं कि इन्वेस्टर प्रॉपर्टी परचेज करता है सर्टेन दिमाग में कुछ सोच के कि मैं इतने पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर उस वक्त कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर घुसा था, तो मैं तो हर दफ़ा कहता हूँ रियल एस्टेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की गेम ही नहीं है। ये है गेम लंबी रेस के घोड़ों की। आपको यहाँ एंटर होना है लंबी रेस के लिए, टाइम देना है। आप उसमें उतार भी देखते हैं, चढ़ाव भी देखते हैं। 21 में मैं अपने बहुत से इन्वेस्टर्स को जानता हूँ, जिस वक्त मार्केट अपने पीक को टच की हुई थी, मैंने उनसे कहा प्लॉट बेच दें। वो चाहते थे नहीं, अभी इससे ऊपर जाएगा, ये हम लोगों ने तो घर बनाना है। और 22 में उन दोस्त मेरे पास है जुनेद भी, प्राइसेस गिर गई हैं। तो प्राइसेस तो ऊपर और नीचे होती हैं, वो मेरे ख्याल से मैटर नहीं करती हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर कंपैरिजन सच में कोई कंपैरिजन बनता है, तो आज की मार्केट का 19 से बनता है, 20 से बनता है, उस बेस प्राइस से बनता है जो कि आपके प्लॉट को कन्वर्जन का पीरियड था। वरना ये उतार चढ़ाव तो अगले 5 साल में आते रहेंगे भाई। रियल एस्टेट कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। अभी आपको पता है बैंकिंग रेट्स पीछे आ गए हैं, आई थिंक 17% पे, 17.22 समथिंग। अभी उम्मीद है शायद इससे भी पीछे आ जाएगा। तो ये पैसा पीछे आएगा, बैंक्स में से पैसा निकलेगा, वापस रियल एस्टेट में आएगा, रियल एस्टेट फिर बूस्ट करना शुरू हो जाएगी, लोग फिर कहेंगे जी मार्केट बेहतर होगी। तो फिर भी वही बात करूंगा, आज टाइम है, आज इस वक्त से फायदा उठा लेना चाहिए। कल पता नहीं है मौका में दोबारा मिले या ना मिले। मतलब हमें सेकंड चांस मिला है, स्पेशली एंड यूजर्स को। 100% भाई, मतलब ये वो सेकंड चांस है जो शायद जिंदगी में दोबारा कभी ना आए। देखें, हम सब दुआ करते हैं अपने मुल्क के लिए। मैं अभी जुमे की नमाज पे था, उस पर भी जो हमारे मौलवी साहब थे, उनकी दुआ यही थी कि हमारे मुल्क को अल्लाह ताला बेहतरी की राह पे चलाए, हमारी मुल्क की हिफाजत करे। हम दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला हमारी सुनेगा इंशाल्लाह, और मुल्क में सब ठीक हो रहा है। देखिए, मुल्क रिवाइव कर गया या रेट्स आपके प्राइसेस रिवाइव कर गए, फिर आपने क्या इन्वेस्ट किया, फिर आपने क्या कमाया? कमाने का वक्त तो आज खड़ा है आपके लिए। आज इन प्राइसेस में चीज़ लेके कल का बेनिफिट सोच लें, ना कि तेज़ी के अंदर चीज़ परचेज करें और फिर आप सोचें यार मार्जिन बड़ा कम हो गया। आज अच्छा फैसला करें, कल सिक्योर करें अपना। जुनैद भाई, थैंक यू सो मच। और एक डिफरेंट चीज़ आपने बताई, एंड आई एम श्योर, आई एम होपफुल कि ये चीज़ हमारे ऑडियंस के लिए बहुत यूज़फुल होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, सोचिएगा कि ROI कैलकुलेट करना है या कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। जुड़े रहिए बोदला टॉक्स के साथ।